दोस्तों कैसे हो। दोस्तों पिछली क्लास में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन चैप्टर स्टार्ट किया था। और दोस्तों लास्ट में मैंने अधिशोषण और अवशोषण में आपको अंतर बताए थे। ठीक है, मैं आपको समझा चुका था कि अधिशोषण क्या होता है। मैंने दोस्तों आपको अधिशोषण के एग्जाम्पल भी बताए थे। मैंने कुछ से महत्वपूर्ण शब्द जैसे विशोषण, अवशोषण, शोषण आदि के बारे में बताया था। मैंने आपको अधिशोषण व अवशोषण में डिफरेंस बताए थे कि इनमें क्या डिफरेंस है। अब हम इस वीडियो में को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं, एक तो ये याद रखो अवशोषण के एग्जाम्पल ये नहीं पता है हमें, अधिशोषण के एग्जाम्पल तो पता है। अवशोषण एब्जॉर्प्शन के एग्जाम्पल, इसके उदाहरण देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल है अवशोषण के। दोस्तों आपको अधिशोषण के एग्जाम्पल तो पता है, मैंने 4 एग्जाम्पल बताए थे, ध्यान है क्या। एक तो सिलिका जेल द्वारा नमी का अधिशोषण, ध्यान आ रहा हो है। चारकोल द्वारा विभिन्न गैसों का अधिशोषण, जानतब चारकोल द्वारा शर्करा के रंगीन विलयन में उपस्थित रंगीन कणों का अधिशोषण। ऐसे मैंने अधिशोषण के एग्जाम्पल तो दिए थे। अवशोषण के एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल अवशोषण का, एक एग्जाम्पल दोस्तों मैं दे सकता हूं अवशोषण का। फर्स्ट एग्जाम्पल ढंग से सुनो, ढंग से समझो। एक एग्जाम्पल तो ये दे सकते हैं अपन, कैल्शियम क्लोराइड द्वारा CaCl2 द्वारा नमी का अवशोषण। देखो कैल्शियम क्लोराइड जो होता है, अगर इसको आप खुले स्थान पर रख दो तो ये नमी को एब्जॉर्ब करता है। जैसे मान लो ये कैल्शियम क्लोराइड है, तो ये जो नमी है, ये नमी के कण, जल के कण जो वायुमंडल में विद्यमान है, इन्हें ये अपने अंदर अपने संपूर्ण द्रव्यमान में ग्रहण कर लेगा। कौन? कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड तो नमी का क्या करता है? अवशोषण। अगर मैं इस कैल्शियम क्लोराइड की जगह सिलिका जेल लेता तो वो नमी का अधिशोषण करता, अर्थात नमी को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करता। क्लियर? तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। एक एग्जाम्पल और देते हैं, चलो। स्पंज द्वारा जल का अवशोषण। स्पंज का मतलब तो समझ गए होंगे आप। ये मेरे हाथ में स्पंज है, गद्दी। अगर इसको पानी में डाल दें तो ये पानी को, जल को अपने संपूर्ण द्रव्यमान में ग्रहण करेगी, मतलब ये अवशोषण करेगी। और एग्जाम्पल देते हैं, अमोनिया गैस का जल में अवशोषण। अमोनिया गैस का बेटा जल में अवशोषण होता है। कैसे होता है इसको भी समझें। जैसे ये जल है, इसमें मैं अमोनिया गैस प्रवाहित कर रहा हूं, अमोनिया गैस NH3। तो अमोनिया गैस क्या करती है? जल से क्रिया करती है H2O से और NH4OH बनाती है। अमोनिया जल से क्रिया करके NH4OH बनाती है। अमोनिया को जल में डाला, जल से क्रिया करके NH4OH बनाती है, जो टूट जाता है NH4+ और OH- में, और ये NH4+ और OH- पूरे जल में वितरित हो जाते हैं। तो एक बात बताओ, एक तरह से अमोनिया NH4+ में ही तो है, और NH4+ आयन जल में सभी जगह वितरित हो गए, फैल गए, तो जल के संपूर्ण द्रव्यमान में चले गए। तो जल यहाँ कौन है? अवशोषक है। और अमोनिया गैस का यहाँ अवशोषण हो रहा है। अमोनिया गैस जो है एक तरह से जल के संपूर्ण द्रव्यमान में वितरित हो रही है। तो अमोनिया गैस का जल में अवशोषण होता है, अधिशोषण नहीं। अधिशोषण होता तो जल, केवल अमोनिया गैस कहाँ रहती? पृष्ठ सतह पर। नहीं, अमोनिया गैस एक तरह से माने तो पूरे द्रव्यमान में जल के में वितरित हो चुकी है। तो अमोनिया गैस का जल में क्या होता है? अवशोषण होता है। क्लियर? तो मेरे ये बात तीनों एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो को फटाफट पॉज करो, हेडिंग डालो और इसको यहाँ तक नोट करो।
हाँ, अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात को सुनो। हम पढ़ते हैं एक तो अधिशोषण के प्रकार। ढंग से सामने ध्यान। किसके प्रकार? अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। अवशोषण की मीनिंग में यहां डी की जगह बी आता है। एब्जॉर्प्शन होता है वो, ये एडजॉर्प्शन है। अधिशोषण के प्रकार। देखो, अधिशोषण जो है इसको मैं दो भागों में बांट रहा हूं। एक तो धनात्मक अधिशोषण, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, धनात्मक अधिशोषण, और एक होता है ऋणात्मक अधिशोषण, नेगेटिव एडजॉर्प्शन, और एक है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। धनात्मक अधिशोषण क्या होता है दोस्तों? धनात्मक अधिशोषण में क्या होता है, जैसे मान लो ये आपके पास अधिशोष्य है 100 ग्राम। अधिशोष्य कितना है? 100 ग्राम। और ये अधिशोषक है, और अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर अधिशोष्य की मात्रा का अधिकांश भाग जुड़ गया। मतलब 100 ग्राम में से लगभग 90 ग्राम 95 ग्राम इस पर जुड़ गया, तो ये हो रहा है धनात्मक अधिशोषण। मतलब धनात्मक अधिशोषण में दोस्तों क्या होता है, इस अधिशोषण में अधिशोष्य की मात्रा का अधिकांश भाग अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर अधिशोषित हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव में क्या होता है? ऋणात्मक अधिशोषण में, इस अधिशोषण में अधिशोष्य की मात्रा का केवल कुछ ही भाग अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर जुड़ता है। तुम तो सिंपल समझो, यदि अधिशोष्य की मात्रा का अधिकांश भाग अधिशोष्य की मात्रा का अधिकांश भाग अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर जुड़ता है तो यह है धनात्मक अधिशोषण। मतलब ये जो वर्गीकरण कर रहे हैं अपन अधिशोषण का, ये अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर जुड़ने वाली मात्रा के आधार पर है। यदि अधिशोष्य की अधिकांश मात्रा अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर जुड़ती है तो धनात्मक अधिशोषण है। यदि अधिशोष्य की मात्रा का केवल कुछ भाग अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर जुड़ता है तो ऋणात्मक अधिशोषण है। तो हम लिख सकते हैं, इसमें समझ गए होंगे, इस अधिशोषण में अधिशोष्य की मात्रा का अधिकांश भाग अधिशोष्य की मात्रा का अधिकांश भाग अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर जुड़ता है। पृष्ठ सतह पर जुड़ता है। क्लियर? आप पीछे लिखें, जब मैं पोज करने के लिए कहूं तो ही नोट करें। दूसरा बताया मैंने ऋणात्मक अधिशोषण, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। ऋणात्मक अधिशोषण में दोस्तों क्या होता है आपको बता ही चुका हूं। इस अधिशोषण में अधिशोष्य की मात्रा का केवल कुछ भाग ही अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर जुड़ता है। अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर जुड़ता है। तो दोनों में समझ गए होंगे, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है और आपके समझ में आ गया होगा। इजी चैप्टर, बिल्कुल इजी है, बशर्ते ढंग से पढ़ें, समझ के पढ़ें। वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट करें।
हाँ दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक अधिशोषण की, ढंग से समझे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर में आ जाता है। जिन पर मैं स्टार लगा रहा हूं उन्हें ढंग से पढ़ें। अधिशोषण की ऊष्मागतिकीय संभाव्यता, ऊष्मागतिकीय संभाव्यता, अधिशोषण की ऊष्मागतिकीय संभाव्यता बड़ी कठिन हेडिंग है। मतलब इसका मतलब क्या है? ऊष्मागतिकीय मतलब ऊष्मागतिकी के अनुसार, थर्मोडायनामिक्स के अनुसार अधिशोषण की संभाव्यता मतलब पॉसिबिलिटी, मतलब अधिशोषण की जो घटना है उसकी ऊष्मागतिकी के अनुसार होने की क्या संभावना है, ये कहना चाहता है ये टॉपिक। दोबारा सुनो, ये टॉपिक क्या कहना चाहता है? ऊष्मागतिकी के अनुसार अधिशोषण की घटना की संभव होने की संभावना क्या है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, तो उसको समझाना चाहता है कि अधिशोषण कब होता है। शॉर्ट में कहूँ तो ठीक है, क्यों होता है, सब बात बताना चाहता है ये। मतलब ऊष्मागतिकी सिंपल भाषा में अधिशोषण को समझाना चाहती है, तो उसको ही समझते हैं, पेपर में आ जाता है इसी प्रकार से। अधिशोषण की ऊष्मागतिकीय संभाव्यता को समझाइए, तो समझो इसे, बड़ा बढ़िया टॉपिक है और आपके समझने लायक है, मजा आएगा। पहली बात अब मेरी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। क्यों है, इसकी बात समझो। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, मैंने ये कहा, मतलब अधिशोषण की जब घटना होती है तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो अधिशोषण जो होता है एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, मतलब अधिशोषण की घटना होने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्यों होता है, कारण समझते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। जैसे ये अधिशोषक है दोस्तों, ठीक है, ये इसके पृष्ठ सतह के कण हैं, अंतरपृष्ठ के कण हैं, समझ गए, ये पृष्ठ सतह के कण हैं। अब ये अधिशोष्य के कण हैं, ये अधिशोषक है और ये अधिशोषक की पृष्ठ सतह के कण है, पृष्ठीय कण है, सही है। अब जब ये अधिशोष्य यहां पर आकर के जुड़ेगा, इन कणों पर आकर के जुड़ेगा कौन, अधिशोष्य, तो होगा अधिशोषण। अधिशोषण में क्या होता है आपको पता ही है, जो अधिशोषक होता है उसकी पृष्ठ सतह पर अधिशोष्य के कण आकर के जुड़ते हैं। जब ये जुड़ेंगे तो बंध बनेगा, और बंध बनता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो इन पृष्ठीय कण जो हैं इनकी ऊर्जा में कमी आएगी। जिसे इनकी ऊर्जा मान लो 50 है, सही है, तो 50 ऊर्जा घटेगी। जब इस पर इन पृष्ठीय कणों की मान लो प्रत्येक की ऊर्जा 50 है, जब इन पर कण आकर के जुड़ेंगे तो बंध बनेगा, अब बंध बनेगा तो इनकी ऊर्जा निष्कासित हो जाएगी। किसके रूप में, ऊष्मा के रूप में, क्योंकि बंध बनता है तो ऊर्जा निष्कासित होती है। जो भी कण बंध बनाता है उसकी ऊर्जा घटती है, और घटती है तो ऊर्जा किसके रूप में निष्कासित होगी, ऊष्मा के रूप में। तो दोस्तों मेरी बात आप समझ गए होंगे कि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो आप इसको सिंपल इसी तरह से समझा सकते हो, सामने वाले को आप कहोगे अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। क्यों, क्योंकि अधिशोषण में अधिशोषक के पृष्ठीय कणों की ऊर्जा में, पृष्ठीय ऊर्जा में कमी आती है। पृष्ठीय कणों की ऊर्जा को मैं क्या बोल रहा हूं, पृष्ठीय ऊर्जा में कमी आती है, जो ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है। समझ गए। तो कोई पूछे समझाइए अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, तो आप इसी तरह से लिखना कि अधिशोषण की क्रिया में अधिशोषक के पृष्ठीय कणों की पृष्ठीय ऊर्जा में कमी आती है, जो किसके रूप में उत्सर्जित होती है, ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है। अतः
अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो अब इसी बात को लिखते हैं। अधिशोषण की क्रिया में, बात को समझ गए होंगे तो आराम से लिख सकते हैं, अभी नहीं लिखे, मैं कहूं जब लिखना है ना, अभी समझ लो। और अधिशोषण की क्रिया में, अधिशोषण की क्रिया में अधिशोषक के पृष्ठीय कणों, अधिशोषक के पृष्ठीय कणों, पृष्ठीय कणों का मतलब समझ गए, पृष्ठ सतह के कणों, क्योंकि यही तो अधिशोषण करते हैं। पृष्ठीय कणों की पृष्ठीय ऊर्जा में कमी आती है, जो ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है, क्लियर, ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है। अतः अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ये ध्यान रखना, ये बात बहुत काम आएगी। अधिशोषण कैसी प्रक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। अतः अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। क्लियर यहां तक? अच्छा, एक क्वेश्चन तो यही बन गया। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है पेपर में, अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, समझाइए, तो आप समझा सकते हो इस तरह से। अब हम एक समीकरण की हेल्प लेते हैं जो आपने 11th में पढ़ी थी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। किसी को याद आ रही हो तो बहुत अच्छा है। ये दो वैज्ञानिक थे, गिब्स और हेल्महोल्ट्ज, उनने दी थी, और वो समीकरण थी डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है। भाई मैं ऊष्मा गतिकी की तो हेल्प लूंगा ना, मैं ऊष्मा गतिकी से ही तो अधिशोषण को समझाने जा रहा हूँ। तो ऊष्मा गतिकी के अनुसार गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण ये हुई है, डेल्टा जी बराबर होती है, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है, डेल्टा एच डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी है गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, डेल्टा एच है एंथैल्पी परिवर्तन, टी है ताप, और डेल्टा एस है एंट्रोपी परिवर्तन। ठीक है, अब बात को समझो। देखो, जब अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है तो इसका डेल्टा एच नेगेटिव होगा। ये बात मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। जो ऊष्मा राउल के नियम में के ध्यान करो, उस समय बताया था, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन वाले जब विलयन पढ़ाए थे चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन में, तो उस समय भी कहा था जो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है उसके लिए डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन का मान नेगेटिव आता है। जब अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है दोस्तों, तो इसकी डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है, सही है, ऋणात्मक होता है। अच्छा, डेल्टा एस का मान कैसा होता है, सोच के बताओ। अधिशोषण की प्रक्रिया का डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है। लड़का कह रहा है क्यों? मैं इनके ऐसे समझो, जैसे ये कोई अधिशोषक है और ये अधिशोषक के कण हैं, ये अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर जाकर के जुड़ गए, ये जुड़ गए। ठीक है, अब मुझे बताओ एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी होती है अस्त व्यस्तता या अव्यवस्था। अस्त व्यस्तता पहले ज्यादा थी कि बाद में ज्यादा है? अस्त व्यस्तता पहले ज्यादा थी, क्योंकि पहले अधिशोष के कण भगे डोल रहे थे। अब वो अधिशोष के कण इसकी सतह पर बैठ गए, अधिशोषक की सतह पर, तो अस्त व्यस्तता घट गई। अस्त व्यस्तता, ऊट पटांगनेस, ये क्या हो गई है? कम हो गई है। तो एक बात समझ सकते हो, अस्त व्यस्तता एंट्रोपी कहलाती है। ये फाइनल एंट्रोपी या इनिशियल एंट्रोपी? कौन सी एंट्रोपी ज्यादा है? इनिशियल। जब आप डेल्टा एस निकालोगे तो फाइनल एंट्रोपी में से इनिशियल एंट्रोपी घटाओगे, मतलब कम में से ज्यादा घटाओगे तो नेगेटिव ही तो आएगी, है? तो अधिशोषण की घटना में डेल्टा एस का मान भी, अर्थात अस्त व्यस्तता का मान भी नेगेटिव आता है, क्योंकि जैसे अधिशोषण चलता है वैसे वैसे अस्त व्यस्तता घटती है।
सही है। अपन ऐसे भी कह सकते हैं, अधिशोषण की क्रिया में अधिशोष के कण अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर जुड़ते हैं, अतः अस्त व्यस्तता कम हो जाती है। अधिशोषण की क्रिया में अधिशोष्य के कण दिख रहे हैं, कहाँ जुड़ते हैं? अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर। तो अस्त व्यस्तता क्या होती है? घटती है। अतः डेल्टा एस का मान कैसा आता है? जब फाइनल कम है, इनिशियल ज़्यादा है, तो डेल्टा एस का मान ऋणात्मक आता है। मैं ये बात समझा रहा था कि अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, इसका डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा, और अधिशोषण की क्रिया के दौरान अधिशोष के कण अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर जुड़ते हैं, अतः डेल्टा एस का मान भी ऋणात्मक प्राप्त होता है। अरे फाइनल अस्त व्यस्तता कम हो रही है ना, तो कम में से ज्यादा घटाओगे तो डेल्टा एस का मान कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। तो हम इन दोनों बातों को लिखते हैं। नीचे लिख रहा हूं अधिशोषण एक ऊष्मा, अधिशोषण एक, या डायरेक्ट लिखता हूं अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। क्लियर? अतः इसका डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होता है। एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात बताई मैंने, अधिशोषण के दौरान या अधिशोषण की क्रिया में अधिशोष्य के कण अधिशोष्य के कण अधिशोष्य के कण अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर जुड़ते हैं, अतः डेल्टा एस का मान भी ऋणात्मक होता है। डेल्टा एस है एंट्रोपी परिवर्तन, समझ लो, ढंग से रटो मत, मान भी ऋणात्मक होता है। सही है। तो देखो डेल्टा एच का मान नेगेटिव है तो इसके आगे माइनस लगना चाहिए, और डेल्टा एस भी नेगेटिव है तो इसका मान के आगे भी माइनस लगना चाहिए। तो हम नीचे लिख सकते हैं, अतः गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण निम्न प्रकार परिवर्तित हो जाती है। ये चेंज हो जाएगी ना, चेंज क्यों हो जाएगी आप समझ गए, क्योंकि डेल्टा एच भी नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो दोनों के आगे माइनस चिन्ह आएगा। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, अब डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा एच, और जब यहाँ माइनस आएगा डेल्टा एस के आगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टी डेल्टा एस आएगा। क्लियर? ये ऐसे क्यों बदल गई? क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, सामान्य ताप पर, सामान्य ताप मतलब रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, सामान्य ताप पर होता क्या है, डेल्टा एच का ऋणात्मक मान टी डेल्टा एस के मान से अधिक आता है। सामान्य ताप पर भाई देखो, ताप तुम ज्यादा रखोगे जब तो बात अलग है, अगर ताप अपन बहुत ज्यादा रखते हैं तो उस समय टी डेल्टा एस का मान अधिक आएगा। पर सामान्य ताप पर बात कर रहे हैं, सामान्य ताप पर इसका मान अधिक आता है, इसका ऋणात्मक मान, जैसे ये आ रहा है -500 और ये आ रहा है +400। डेल्टा एच का ऋणात्मक मान नेगेटिव तो होगा ही, वो -500 ये लिखा हुआ है। टी डेल्टा एस के मान से अधिक होता है, धनात्मक मान से अधिक होता है, टी डेल्टा एस का मान धनात्मक आएगा। तो डेल्टा जी कैसा आएगा फिर? नेगेटिव आएगा। जैसे ये -500 और ये +400, तो ये माइनस के 100 आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सामान्य ताप पर जो अधिशोषण की क्रिया है इसका डेल्टा जी भी ऋणात्मक होता है, सब कुछ ऋणात्मक। डेल्टा जी ऋणात्मक क्यों होता है? क्योंकि सामान्य ताप पर डेल्टा एच का ऋणात्मक मान, जैसे -500,
टी डेल्टा एस के धनात्मक मान प्लस 400 से अधिक होता है। तो ये माइनस के 100 आएगा, -500 और प्लस 400। तो अपन इस बात को भी लिख सकते हैं, स्टार लगा के लिख देता हूं, बढ़िया बात, सामान्य ताप पर डेल्टा एच का ऋणात्मक मान, डेल्टा एच का ऋणात्मक मान टी डेल्टा एस के धनात्मक मान से अधिक होता है, के धनात्मक मान से अधिक होता है, धनात्मक मान से अधिक होता है, अधिक होता है। अतः डेल्टा जी भी ऋणात्मक होता है। सामान्य ताप पर बात चल रही है, सामान्य ताप पर डेल्टा जी भी ऋणात्मक होता है। और जब किसी प्रक्रिया का आपको पता है डेल्टा जी ऋणात्मक होता है, ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था, जब डेल्टा जी ऋणात्मक होता है तो अभिक्रिया स्वतः अपने आप संचालित होती है। तो तुम समझ गए होंगे, अधिशोषण की क्रिया कमरे के ताप पर अपने आप चलती रहती है। क्यों? क्योंकि इसका डेल्टा जी कैसा आता है? ऋणात्मक। तो हम लिख सकते हैं, अतः सामान्य ताप पर अधिशोषण की क्रिया स्वतः संचालित होती है। अतः सामान्य ताप पर अधिशोषण की क्रिया स्वतः संचालित होती है, मतलब अपने आप चलती है। अब तुम ब्लैक बोर्ड पर देखो, मैं चौक से लिख रहा हूं, अधिशोषण चल रहा है, अपने आप क्यों चल रहा है? क्योंकि इसका डेल्टा जी कैसा आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है। तो ऊष्मा गति की ये बात समझा रही है हमें, कि ऊष्मा गति की ये समझा रही है कि अधिशोषण क्यों होता है, कैसे होता है। तो ऊष्मा गति की हमें समझा रही है क्लियर, कि सामान्य ताप पर अधिशोषण की जो क्रिया है, इसका डेल्टा जी ऋणात्मक आता है, और जब किसी का डेल्टा जी ऋणात्मक आता है तो वह प्रक्रिया अपने आप चलती है। सही है? तो ये पूरा आपको ऐसे के ऐसे लिखना है। अगर पेपर में आए क्वेश्चन, अधिशोषण की ऊष्मा गतिकीय संभाव्यता को समझाइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, शुरू में तो ये समझाना है कि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, इसका कारण दे दोगे। क्योंकि अधिशोषण की क्रिया में जो पृष्ठीय कण है, इनकी पृष्ठीय ऊर्जा में कमी आती है, जो ऊष्मा के रूप में निष्कासित होती है। फिर ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण लिख दोगे, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। फिर कहोगे अधिशोषण की क्रिया के ऊष्माक्षेपी होने के कारण इसका डेल्टा एच नेगेटिव होता है, और अधिशोषण की क्रिया में जो अधिशोष है वो अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर जुड़ता है, तो एंट्रोपी घटती है। अतः डेल्टा एच का मान कैसा आता है? नेगेटिव आता है। फिर इसमें इन दोनों के मान रख करके गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण दोबारा लिख लोगे। इसको नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस डेल्टा एच नेगेटिव। फिर लास्ट में कहोगे कमरे के ताप पर या सामान्य ताप पर टी डेल्टा एच का ऋणात्मक मान टी डेल्टा एच के धनात्मक मान से अधिक आता है, अतः डेल्टा जी कैसा आता है? ऋणात्मक। और डेल्टा जी ऋणात्मक होने से अधिशोषण की क्रिया सामान्य ताप पर स्वतः संचालित होती है, अपने आप चलती है। तो इस तरह से आपको ये पूरा टॉपिक समझा करके आना है सामने वाले को। तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। कर लिया दोस्तों नोट? अब मेरी बात सुनो, पूरी मेहनत से, चैप्टर बहुत सरल है पर थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर इसके 4 हैं, पूरे 4 मार्क्स का है। संग संग पढ़ें, पीछे के लिए पेंडिंग नहीं रखें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर दोस्तों कमेंट करें। आप वीडियो को लगातार देखो, पूरी देखो, कंप्लीट देखो, तब चैप्टर को पढ़ने में और समझने में मज़ा आता है।
ठीक है दोस्तों, आपसे अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा से मिलता हूँ मैं। गुड मॉर्निंग और बाय।